Assalamualaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. Hope so you are all doing well and इस वीडियो से हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच विल बी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर वीडियो एंड लास्ट जो वीडियोस थे जिसमें हमने हमारा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है फॉर बोथ साइंस 1 एंड साइंस 2. उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी सो यू कैन वॉच देम आउट बिकॉज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत हाई वेटेज कवर करते हैं, सो डोंट स्किप देम. अब आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे विच विल बी द केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन फ्रॉम साइंस 1 एंड ये उसका फर्स्ट पार्ट ही होगा वीडियो का. तो स्टार्ट करते हैं. इसमें हमें बेसिकली रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना है, केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करना है. ये एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, एक केमिस्ट्री का चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर को विच विल बी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो चेंजेस हम बोलते हैं हमारे एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस आते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. सो बेसिकली ये चेंजेस दो टाइप के होते हैं. वी कैन कैटेगराइज इट लाइक फिजिकल वन, फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज. ऐसे दो टाइप के हमें चेंज नज़र आते हैं. अब इन दोनों की भी खासियत क्या है वो हम देखते हैं. पहले तो मैं आपको उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाती हूँ. हम फिजिकल चेंज के बारे में अगर देखें तो उसके एग्जाम्पल्स जैसे आते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कोई भी आइस अगर मेल्ट हो रहा है तो वो एक तरह का फिजिकल चेंज होगा. उसमें न स्टेट, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे आइस जो था वो सॉलिड स्टेट में, मेल्टिंग ऑफ आइस ये सॉलिड स्टेट में है और जब ये मेल्ट होगा तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है यानी उसका स्टेट चेंज हो रहा है. उसके अंदर का कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है. पहले भी वो वाटर ही था और बाद में भी वो वाटर ही रहेगा. सिर्फ और सिर्फ उसका जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है और उसका वापस से हम लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी उसी लिक्विड को फ्रीज करके हम उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट जो फिजिकल चेंज होता है वो पहले तो स्टेट में चेंज हो सकता है. वी कैन से चेंज इन स्टेट एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट इज रिवर्सिबल. हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, यह रिवर्सिबल चेंज होता है. द थर्ड थिंग इज दैट उसमें कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होता. कंपोजिशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है. बट इसी का कंप्लीटली अपोजिट है वो केमिकल चेंज है. अब केमिकल चेंज के हम एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क की कर्डिंग होना. देन राइपनिंग ऑफ बनाना, राइपनिंग होना, किसी भी चीज़ की राइपनिंग होना, फ्रूट्स की राइपनिंग हो गई, वेजिटेबल्स की राइपनिंग हो गई, तो उसकी राइपनिंग होना जैसे कि बनाना की राइपनिंग हो सकती है या फिर मैंगो की राइपनिंग हो सकती है, ग्रेप्स की राइपनिंग हो सकती है. तो उसमें क्या हो रहा है, तो केमिकल कंपोजिशन उसमें चेंजेस आ रहा है. पहले वो कुछ और टेस्ट करता था, अभी कुछ और टेस्ट कर रहा है. लेट्स से मैंगो पहले खट्टा टेस्ट करता था, सोर टेस्ट करता था, बट आफ्टर इट हैज़ बीन राइपेंड उसका टेस्ट स्वीटनेस में कन्वर्ट हो जाता है. देन रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जब रस्ट होता है तो उसमें भी केमिकल चेंज आता है जिसके ऊपर हमें एक रस्ट की लेयर दिखने मिलती है ब्राउनिश कलर की. उसको हम केमिकल फॉर्मूला है उसका Fe2O3.H2O, जिसका केमिकल फॉर्मूला है रस्ट का. तो वो आयरन के ऊपर जब रस्ट लग जाती है तो वो भी एक केमिकल चेंज हो जाता है जब वो ऑक्सीजन एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आता है. या फिर फर्मेंटेशन की प्रोसेस हम देखते हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल बनता है या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो भी एक केमिकल चेंज होता है. सो वी कैन से दैट इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीटली फिजिकल चेंजेस के अपोजिट आएगी. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इसमें जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है. सो कंपोजिशन, yes, it is being changed. ये होती है irreversible.
ये कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है। एक बार बनाना राइपेंड हो गया तो उसे हम चेंज करके वापस से कच्चा बनाना नहीं लेके आ सकते, या एक बार पका हुआ जो मैंगो है उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। सो इट इज़ बीइंग रिवर्सिबल इन नेचर। और इससे क्या होता है? इससे जो इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से ये केमिकल चेंज होता है। अब केमिकल रिएक्शन होती क्या है तो वो बताने के लिए let's see this example. So as you can see over here, this is a coal. This is a coal. अब कोल को जब हम बर्न करेंगे, जब कोल को हम बर्न करेंगे तो वो एयर में एक गैस रिलीज करती है। वो कैसे रिलीज होगी? तो ये भी एक केमिकल चेंज है, और ये कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट करेंगे। इसमें से जो कार्बन फ्यूल निकलेगी वो, और एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो रिएक्ट करके बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन। बट ये कैसे रिएक्शन है ये हमने लिखा है वर्डिंग में, बट इसी को हम उसके सिंबल्स में या फॉर्मूलाज में भी लिख सकते हैं। जैसे कि सी को मैं कार्बन को डिनोट कर रही हूँ मैं सी से, ऑक्सीजन को डिनोट कर रही हूँ O2 से, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 ये सब है वो सिंबल्स है, दीज आर ऑल सिंबल्स। बट वेन वी सी CO2, ये दो सिंबल से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज C एंड द सेकेंड वन इज द O2। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। सो ये क्या हो गया? ये एक केमिकल फॉर्मूला हो गया। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, ये हो गई हमारी रिएक्शन। बट इसी रिएक्शन के डेफिनेशन हम जब देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है मैं बताती हूँ आपको। तो फर्स्ट थिंग आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे O2 है तो हम O2 को ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि O डबल बॉन्ड O एक दूसरे से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। बट वो रिएक्ट जब करेंगे कार्बन के साथ तो वो OCO, ऐसे वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के वो CO2 बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फिर बीच में कार्बन आ रहा है, और यहाँ पे नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which some substances undergoes bond breaking and transfer into new substances। कोई सब्सटेंस बॉन्ड ब्रेक करता है और न्यू सब्सटेंस बनाता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सो दिस इज नथिंग बट दी केमिकल रिएक्शन। अब मैंने आपको जैसे बताया केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है, बट केमिकल इक्वेशन कैसे लिखे हम, या केमिकल रिएक्शन कैसे लिखे? तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। सो द एक्सपेरिमेंट इज समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे हमें एक बीकर लेना है। दिस इज अ बीकर, एंड बीकर में हमें एक सोल्यूशन लेना है, एक एक्वियस सोल्यूशन लेना है। किस चीज का? तो CuSO4 का। CuSO4 इज नथिंग बट दी कॉपर सल्फेट। ये क्या है? ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को वाटर में मिक्स करके उसका एक्वियस सोल्यूशन बनाया गया है। एक्वियस सोल्यूशन बोलते हैं हम इसे, और वो एक्वियस सोल्यूशन को यूज किया गया है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस रिएक्शन के लिए। एंड उसमें हमने क्या डाला है? ये स्पून में आपको ये चीज दिख रही होगी, ये है हमारा जिंक का डस्ट। जिंक एक मेटल है। जिंक को क्या किया गया है? यहाँ पे ब्लेंड करके उसके छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस, पार्टिकल्स बनाए गए हैं, और ये रिएक्शन में यूज हो गए। सो जिंक डस्ट को यहाँ पे कॉपर सल्फेट में ऐड किया गया है, तो हमें कुछ रिएक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगी, समथिंग लाइक दिस, कि कॉपर सल्फेट, व्हेन कॉपर सल्फेट इज एडेड विद द जिंक, यहाँ पे इसका एक्वियस सॉल्यूशन है, तो फिर हमें रिएक्शन मिलेगी जिंक सल्फेट,
और हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, हमें जिंक सल्फेट मिलेगा और उसके साथ साथ हमें कॉपर मिलेगा, यानी कि कॉपर के पार्टिकल ऐसे हमें नीचे दिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी वर्डिंग में। इसी को हम सिंबल्स में, फॉर्मूलेज में लिखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा CuSO4 इन एक्वियस सॉल्यूशन प्लस Zn फॉर जिंक विच विल बी गिविंग अस ZnSO4 in aqueous solution which is nothing but the zinc sulfate and साथ में हमें कॉपर। इसके बाद में ही लिखना है ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन। इसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। सी दिस इज हाउ इट टर्न्स आउट। ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है, ब्लू कलर का लिक्विड है जिंक कॉपर सल्फेट का, वो यहाँ पे जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विच विल बी कलरलेस। ये कैसा होगा, ये कलरलेस होगा। और नीचे हमें जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ब्लैक कलर के विच आर द जिंक पार्टिकल। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन हमने देख लिया कैसे लिखा जाता है, कैसे वर्डिंग्स में, सिंबल्स में लिखा जाता है। बट वो लिखने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जो कि हर बार जहाँ पे भी हम केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन लिखेंगे, पेपर में हो, नोटबुक्स में हो, कहीं पर भी हो आगे जाकर भी, तो वो हमें रूल्स को फॉलो करना है। So the first rule for writing a chemical reaction is reactants on the left side, products on the right side and arrow between them। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन एंड ऑक्सीजन which gives us CO2। So कार्बन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ये है reactants, these are reactants and CO2 this is a product। तो रिएक्टेंट आरो के लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं एंड प्रोडक्ट राइट साइड में लिखे जाते हैं एंड एरो बीच में लगाया जाता है और ये डायरेक्शन बताता है कि ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। The second rule is that if two or more reactants or products are there, then they are separated by the plus sign। As I said, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है तो बीच में हम एडिशन की साइन डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था CO2 एंड लेट्स से यहाँ पे अगर हीट हो रही है तो वो हीट ऐसे हमें दिखने मिलेंगे। अगर दूसरा रिएक्शन है जैसे कि यहाँ पे हम देखें Zn हो गया और इसमें हमने CuSO4 डाल दिया, यहाँ पे हमें प्लस की साइन ऐड करके दो रिएक्टेंट्स हो गए। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में मिलेगा ZnSO4 एंड Cu। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी दो चीज़ें हैं तो फिर हमने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया, एडिशन की साइन यहाँ पे लगा दी। सो दिस इज अवर सेकेंड रूल कि हमें उसे प्लस साइन से सेपरेट करना है। The third rule that we have to follow is that the physical state are indicated with the chemical formula or the symbol। जो physical state होती है, solid है, gaseous है, तो वो हमें indicate करना है। G for gas यूज़ करना है, L for liquid यूज़ करना है। aqueous solution है तो उसके लिए AQ यूज़ करना है। अब AQ का मतलब आपको पता ही चल गया होगा, जब हम उसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं तब उसका एक्वियस सोल्यूशन बनता है। एंड S है तो S फॉर सॉलिड हमें यूज़ करना है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू यूज़। अगर गैस बन रही है तो या तो G लिखना है या तो फिर एक एरो इसे ऊपर करके बताना है। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, नीचे हमने देखा था जैसे जिंक का हमें प्रेसिपिटेट मिला था, नीचे हमें वो इस तरीके से देखने मिला था। सो दिस इज नथिंग बट द PPT, वी कैन से प्रेसिपिटेट। तो इसे हमें नीचे की एरो करके या S लिख के ऐसे सिंबल से डिनोट करना है। सो दिस वॉज अबाउट द थर्ड रूल। देन द नेक्स्ट रूल विच इज अवर फोर्थ रूल, indicate heat is given from outside or released during reaction। अगर हीट हम दे रहे हैं आउटसाइड से तो वो भी इंडिकेट करना है, अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो भी इंडिकेट करना है। जैसे कि यहाँ पे Zn हो गया, हमने CuSO4 लिया था एक्वियस सोल्यूशन में, तो फिर हमें मिला ZnSO4 एक्वियस सोल्यूशन में, प्लस हमें कॉपर मिला एंड यहाँ पे हीट रिलीज हुई।
तो ऐसे हीट हमें बतानी है अगर रिलीज़ हो रही है। अदरवाइज़ हमें ये भी बताना है कि अगर वो उसमें हम हीट डाल रहे हैं, उसे हीट दे रहे हैं, तो ऐसे ऊपर ट्राइंगल की साइन बनानी है एंड उसे लिखना है. So we will be getting this products. So this was about the fourth rule. Now the fifth rule is that a reaction condition such as temperature, pressure और catalyst should be mentioned. अब जैसे हीट हमने दिया, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर में कितना दे रहे हैं, तो वो सब हमें इंडिकेट करना है. अगर कैटलिस्ट कौन सा दे रहे हैं तो वो भी हमें इंडिकेट करना है. Now what is meant by catalyst? So I'll tell you with an example. यहाँ पे अगर हम vegetable oil ले लें, which will be in liquid state, प्लस उसमें हम H2 गैस ऐड करें and we will be heating it at 60 degrees Celsius and we will be adding nickel as a catalyst. So we will get vanaspati ghee in solid. So what is nickel? So nickel is a catalyst. अब catalyst एक ऐसी चीज़ होती है, these are substance which is used So catalysts are the substance which speeds up the reaction without taking part in it. वो reaction में part नहीं ले रहा. That means यहाँ पे हम निकेल डाल रहे हैं तो फिर वो रिएक्शन होने के बाद हम उसे वैसा के वैसा निकाल भी सकते हैं. वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ अवर कैटलिस्ट. सो कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्पीड करता है रिएक्शन को, जल्दी बढ़ाता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिफ्थ रूल. Now the sixth and the last rule is that special information और names हो गया reactants का, products का, तो वो हमें उनके symbols और formula के नीचे लिखना है. जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दो एग्जाम्पल बताती हूँ. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट हमने यहाँ पे कॉपर ले लिया विच इज़ द सॉलिड. तो यहाँ पे हमें कॉपर का पहले नेम लिखना है. देन उसमें हमने HNO3 डाला एक्वियस सॉल्यूशन में. यहाँ पे HNO3 कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, तो वो हम ऐड करेंगे कि दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड. देन वी विल गेट इन रिएक्शन कॉपर and O3 twice in aqueous medium with NO2 in gas and H2O in liquid. Now when we balance it, हम बैलेंस करना भी सीखने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट. आगे के पार्ट्स में बस हम इसको जब बैलेंस करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा. यहाँ पे हमें कॉपर है तो कॉपर का नेम लिखना है. कोई भी एसिड है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूटेड है तो वो भी लिखना है. फिर उसका पूरा नाम लिखना है. तो हमें यहाँ पे मिलेगा कॉपर नाइट्रेट. फिर यहाँ पे मिलेगा हमें नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइड ऑक्साइड. देन यहाँ पे हमें मिलेगा वाटर. तो ये उसके नेम उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नीचे लिखने हैं. अब यहाँ पे हमने लिया था कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बट हम यहाँ पे अगर डाइल्यूटेड HNO3 लेंगे तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में चेंज दिखेगा. दैट मीन्स हमें ये प्रोडक्ट में कुछ और चीज़ें मिल सकती है, जैसे कि इसीलिए ये कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है वो हमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. अब कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट मीन्स व्हाट. कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स जो उसका एकदम प्योर फॉर्म रहता है एसिड का, वो कॉन्सेंट्रेटेड. एंड डाइल्यूटेड मीन्स उसमें पानी ऐड किया जाता है तब वो डाइल्यूटेड बन जाता है. इसके बारे में भी हम आगे स्टडी करने वाले हैं इसी चैप्टर में. इसी चैप्टर में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं. सो दिस वाज अबाउट द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उन्हें लिखा कैसे जाता है. आई होप सो इसके जो रूल्स है वो आप सभी को समझ में आ गए होंगे. ये रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पेपर में भी ये रूल्स को पूछा गया है. एंड इनके जो रिएक्शंस हम पेपर में जब लिखते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर एक भी चीज़ अगर हम भूल जाते हैं तो उसमें हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं.
So these rules should be followed by everyone.